गुड मॉर्निंग बेटा। कल एक बहुत छोटे से लेक्चर के बाद हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। कल एक छोटा सा लेक्चर पढ़ा था हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। आज हम लोग एक बहुत ज़रूरी टॉपिक कर रहे हैं। कल भी मैंने बोला था इम्पॉर्टेंट है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। पहले मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें कुछ थ्योरी बताई थी, कुछ कहानियां बताई थी आपको। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कैसे भाग रहा है, क्या क्या उसके साथ हो रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं, किससे कोलिजन्स हो रहे हैं, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब ये बात समझ में आएगी। आई थिंक क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें, इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की बात करूं तो आपको शायद याद होगा R = ρL/A, यानी कि R और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ये घटेगी तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों में एक सा इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला, पता क्या करना है, टेम्परेचर के साथ साथ क्या चेंज आएंगे रेजिस्टिविटी में या रेजिस्टेंसेस में। कहानी थोड़ी सी इतनी सिंपल नहीं है। क्या होता है कि हमने मटेरियल्स को डिफाइन किया था, कैटेगराइज किया था। कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ एक और नई प्रजाति है इसमें, सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं एक। तो वो हम लोगों का हालांकि लास्ट में पढ़ना है, एक चैप्टर है अपने पास, तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा उसका। और कुछ अलॉयज होते हैं। तो इन सब पर अलग अलग तरीके का इफेक्ट पड़ता है। किसका? टेम्परेचर का। तो हम सबको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं, हमें रेजिस्टिविटी पर चेंज निकालना है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता था, m/n/e²τ। ये सबको याद होना चाहिए और ये हमने पहले ही लिख लिया है। इस पर चेंज देखना है, ध्यान रखना। m क्या था? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज ए कांस्टेंट टर्म, नहीं बदलता। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट मे चेंज और मे नॉट चेंज। E is the charge on the electron, tau is the relaxation time, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। ये आपको लिख लेने हैं। बात समझ रहे हैं? आप हो सकता है आज के 2-3 महीने बाद जब पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म ही ना याद आए, तो बार बार लिखने में क्या बुराई है। m क्या है, n क्या है, e क्या है और टाउ क्या है, सब लिख लीजिएगा। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो बेसिकली आप ध्यान से देखें तो m और e तो बिल्कुल कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं हो रहे। सिर्फ दो फैक्टर्स बचे हैं, n और टाउ। इन पर डिपेंड करेगा हमारे पास क्या? रेजिस्टिविटी। चलिए, अब बात करेंगे फॉर कंडक्टर्स। कि कंडक्टर्स पर क्या चेंज आएगा। कंडक्टर्स में सुनना, मैंने आपको एक बार बताया था कि कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे, कितने बताए थे? पर यूनिट वॉल्यूम में 10⁻⁴ अप्रोक्सीमेटली 29 और 28 इस रेंज में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेटली। ये सभी तेजी से भाग रहे होते हैं। अब सुनना, किस वेलोसिटी से? थर्मल वेलोसिटी से। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि थर्मल एनर्जी बढ़ गई। और थर्मल एनर्जी बढ़ गई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन और तेज भागने लग गया। उसकी जो रैंडमनेस थी, जो रैंडम वेलोसिटी से वो भाग रहा था, वो और तेज हो गई। सुना इतना? साथ में एक और बात हुई, जो लैटिस पे आयंस लगे, आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कि जो लैटिस में आयंस होते हैं, यानी सॉलिड के स्ट्रक्चर होते हैं, जो आयंस बचते हैं, वो आयंस भी थर्मल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं अपनी अपनी जगह पर। उनका भी कुछ ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होता है। सुन ली इतनी बात? अब एक इलेक्ट्रॉन इस रास्ते भागता हुआ निकल रहा था। ये पहले टेम्परेचर कम था तो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, ऐसे टुचा रहे थे धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन भागता हुआ निकल जा रहा था, टकरा रहा था, कभी नहीं भी टकरा रहा था। अब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया तो इनके वाइब्रेशंस भी कैसे हो गए? ज्यादा हो गए। ये अपनी जगह पर ज्यादा तेज ऑसिलेट कर रहे हैं। बहुत सारे बैठे हैं, ये सब ऑसिलेट कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं अपनी जगह पर। और ये बड़बड़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, आप बताइए बढ़ी या घटी?
इलेक्ट्रॉन भी तेजी से भाग रहा है और ये भी अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं तेजी से। तो हुआ क्या, क्या आपकी नजर में कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी या घटी? क्या बार बार कोलाइड करेगा, जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा? और जल्दी जल्दी कोलाइड अगर करेगा, जल्दी क्यों किया? स्पीड एक तो तेज हो गई, भागा और स्पीड तेज है उसकी, और ये भी तेजी से ऑसिलेट कर रहे हैं तो तुरंत टकरा गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन तेजी से आया, वो दूसरे तुरंत टकरा गया। तो ये कोलिजन जो हो रहे हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। और जो कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसका मतलब इनका किन्हीं दो कोलिजन्स के बीच का टाइम अब घट गया है। और कोलिजन के बीच का टाइम घट गया तो मैं क्या बोलूंगा, टेम्परेचर हमने बढ़ाया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से दो बातें हुई। अब इसको आप थ्योरी में कैसे लिखेंगे आप समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाने से दो बातें हुई। पहली बात क्या हुई, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हुई। दूसरी बात क्या हुई कि जो ऑसिलेशन था आयंस का, वाइब्रेशंस इंक्रीज कर गए। मैं बोल सकता हूं वाइब्रेशंस ऑफ आयंस इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ने पर दो बातें हुई और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ कि कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग गया। कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग गया, इसका मतलब जो टाउ था, टाउ इज द कोलिजन टाइम, एवरेज कोलिजन टाइम। जल्दी जल्दी कोलिजन हुई तो टाउ क्या हुआ, घट गया। पहले 1 सेकंड में कोलाइड कर रहे थे, अब 1 सेकंड से कम में कोलाइड करने लगे, कोलिजन टाइम जल्दी कर गए, तो कोलिजन टाइम डिक्रीज हो गया। और खूब ध्यान से देखना है इस फॉर्मूले को, कोलिजन टाइम अगर डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होगा, तो रो पर क्या फर्क पड़ेगा? खूब चिल्ला रहा है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी कि फाइनल कंक्लूजन इसके बाद क्या हुआ अपने पास, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई। रेजिस्टिविटी कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हमने क्या सीखा, सामने लिखा है जो भी सीखा, आप इसको लिखिएगा बड़े प्यार से और लिख लेंगे। अब एक और बात, एटम्स थे, लैटिस बना था, उसमें से कई फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस टेम्परेचर की एनर्जी की वजह से हो सकता है और होता है कि कुछ और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। कहां से? अपने पेरेंट एटम को छोड़कर कुछ और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं, लेकिन जो ये फैक्टर है वो बहुत डोमिनेटिंग नहीं है। किसके कंपैरिजन में? टाउ वाले फैक्टर के कंपैरिजन में। यानी कि n की वैल्यू भी बढ़ सकती है और इनफैक्ट बढ़ती है, लेकिन पहले से n हमारे पास इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि 2-4 इलेक्ट्रॉन 10-20 हजार 2000 बढ़ भी गए, डजंट मैटर। तो बात मेरी समझे, दो फैक्टर्स थे हमारे पास, एक टाउ का फैक्टर था, एक n का फैक्टर था। दोनों में से डोमिनेटिंग कौन है? कंडक्टर्स के केस में ध्यान रखना, कंडक्टर्स के केस में डोमिनेटिंग कौन है? टाउ है। डोमिनेटिंग मतलब जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते आप और हम दोनों लोग, मतलब लीडिंग, मेन डोमिनेटिंग मतलब मेन। तो क्या बोला, टाउ डोमिनेटिंग है, एन की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वो ऑलरेडी इतने ज्यादा है कि छोटे मोटे हम काउंट नहीं करते। ये इतने हैं कि हमें गिनती नहीं आती, यहां तक नहीं आती आपको भी। चलिए, पहला पार्ट खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है केल्विन में। तो क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, साथ साथ बढ़ती है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा, बहुत ध्यान से सुनना एक एक बार। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं नोटिस कराना चाहूंगा आपको कि ये क्या जीरो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर की एक्सिस, ये जीरो टेम्परेचर है। तो जीरो टेम्परेचर पर कुछ लो वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी, यानी कि जीरो रेजिस्टिविटी नहीं होती। पहली बात नोट करने वाली, ये दिख रही है रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यू, बहुत छोटी सी होती है लेकिन होती है। दूसरा, अच्छा एक और बात, ये रेजिस्टिविटी का आपको पता ही करना है, पहला होमवर्क हो गया कि जब टेम्परेचर है ही नहीं तो थर्मल वेलोसिटी है ही नहीं, तो फिर ये इम्प्योरिटी, हम आंसर भूल गए हैं, अब बात खत्म करते हैं इसके बारे में।
तो मैंने क्या बोला, आप नोटिस करने वाली बात ग्राफ में ये है कि इनिशियल टेम्परेचर्स पर ये ग्राफ थोड़ा सा नॉन लीनियर होता है, उसके बाद ये ग्राफ लीनियर हो जाता है, यानी कि ये वाला पोर्शन लीनियर है और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नॉन लीनियर है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। ये बात आपको एक ग्राफ में बता दी गई है। चलिए एक बात खत्म हो गई, अब बात करते हैं कंडक्टर्स के बाद, हटा देते हैं इसको, अब आते हैं सेमी कंडक्टर्स पे। वैसे झूठ मत बोलना, आप लोग 11th में या फिर 12th में कभी पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर, केमिस्ट्री में सभी लोग पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जो ना तो कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत उनमें क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। थोड़े बहुत चार्ज कैरियर्स मतलब जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जिनको हम बोलते थे एन की वैल्यू कैसी होती है, वेरी स्मॉल, बहुत कम चार्ज कैरियर्स होते हैं। किन में? सेमीकंडक्टर्स में, बहुत कम। तो अब इनमें खास बात ये होती है, हालांकि आपने बैंड डायग्राम भी पढ़ रखे हैं, लेकिन चलिए हम जब अपनी क्लास में पहुंचेंगे लास्ट में तब बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स की खासियत ये है कि जैसे ही इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है, तो ये जो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स इसमें ब्रेक होते हैं और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर जाते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट से। लाइन सुनी मेरी, कि जब टेम्परेचर हल्का सा भी इंक्रीज करते हैं, यानी कि छोटा सा टेम्परेचर बढ़ाया हमने, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाया, तो उससे चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं। कैसे? कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है इनमें, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बात बहुत लंबा हो जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो वो चार्ज कैरियर्स क्या हुए, जैसे कि ऐसे समझो, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच, मान लिया किसी की सिलिकॉन में आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना, टेम्परेचर मिला तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री हो जाता है, अपने बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया, और अपने पीछे खाली जगह छोड़ गया, उसको बोलते हैं होल। तो ये दोनों, एक बॉन्ड टूटने पर दो चार्ज कैरियर फ्री होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। तो अचानक से बहुत सारी बाढ़ आ जाती है चार्ज कैरियर्स की। तो हमने क्या बोला, एन पहले बहुत छोटा था, अब एन बहुत बढ़ गया, एन बहुत बढ़ गया। जरा देखना, आपको ये तो पता ही होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम आर दी प्योर सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल। तो क्या बोला, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ गए। चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़े तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी, ये किसके लिए था, एन इज वेरी स्मॉल फॉर सेमीकंडक्टर्स। आप जरा बोलिएगा, एन बढ़ेगा तो रो पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या घट जाएगी रेजिस्टिविटी? दिस इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। आई थिंक लाइन सुन गए होंगे, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, रेजिस्टेंस वो भी डिक्रीज करती है, एक जैसी बात है दोनों के लिए। सुन लीजिए कहानी। अब आप बोलेंगे सर टाउ को क्यों छोड़ दिए, टाउ को नहीं छोड़े, टाउ क्या था, कोलिजन था। अब इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर ही तो है, कितने भी फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में कितने थे, 10⁻29 के आसपास थे, यहां पर बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम, 10⁻4-5 के समथिंग निपट लेते हैं। जब हम अच्छा खासा टेम्परेचर, 4-5 भी बहुत बोल दिया मैंने, इतनी ही रेंज में निपट लेते हैं, तो ये बहुत कम है। तो इनका जो कोलिजन का इफेक्ट है, इतने कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्राउडिंग बहुत कम है, तो कोलिजन का इफेक्ट कंसिडर नहीं करते, सिर्फ किसका इफेक्ट कंसिडर करते हैं, किसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज आया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में। तो जो डोमिनेटिंग चेंज है उसी को कंसिडर किया जाता है। तो डोमिनेटिंग चेंज के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। ग्राफ फिर से बना लेते हैं अपन। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर किस में लिया गया है, केल्विन में। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ बना के रखिएगा। ये किसका बन रहा है, सेमीकंडक्टर का।
सेमीकंडक्टर में क्या पता चला हमें कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। 0 डिग्री पर कुछ रेजिस्टिविटी थी इसकी, टेम्परेचर बढ़ाते गए रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती चली गई, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती चली गई। क्लियर है? एक लाइन का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का, बहुत ध्यान से सुनना, आंसर देना है। अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर घटा दें, अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर घटा दें तो वो अच्छा कंडक्टर होने लगेगा या बुरा कंडक्टर होने लग जाएगा? सुन लिया? आई थिंक सुन लिया है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज्ड, then it will become या it will tend to option A to be a good conductor, option B to be a bad conductor। क्वेश्चन सुन लिया है? इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज्ड देन इट ट्राइज या इट वुड बी क्या है? ए गुड कंडक्टर, ए बैड कंडक्टर। आपको आंसर देना है, पहला होमवर्क का क्वेश्चन हो गया है। अब बात कर लेते हैं थर्ड केस की। फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मतलब आइडियल, अगर इंसुलेटर की बात करेंगे तो आइडियल इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब कि रेजिस्टिविटी कितनी है? इनफाइनाइट है। हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, हम बढ़ाते गए 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ाते चले गए। एक लिमिट पर क्या होता है कि कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पेरेंट एटम्स को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, और वो पेरेंट एटम को छोड़ के बाहर आते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए तो रेजिस्टिविटी कुछ घट गई, क्योंकि चार्ज कैरियर्स पहले कितने थे? 0 थे। अब चार्ज कैरियर्स थोड़े हो गए तो थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी घट गई। कितनी घट गई? बहुत थोड़ी। तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाया तो n की वैल्यू इंक्रीज करी, लेकिन मैंने बहुत छोटा सा एरो बनाया है, यानी कि स्लाइटली इंक्रीज। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं स्लाइटली। स्लाइटली इंक्रीज करे, चार्ज कैरियर्स कुछ अवेलेबल हुए, और टेम्परेचर कितना बढ़ाया था हमने? अच्छा खासा बढ़ाया था। स्लाइटली इंक्रीज हुए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी क्या हुई? घट गई। पहले कितनी थी रेजिस्टिविटी? इनफाइनाइट थी। कितनी थी? इनफाइनाइट। क्यों? एक भी चार्ज कैरियर नहीं था, कोई चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा था, रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट थी। अब थोड़ी सी घट गई है। तो अब ग्राफ देख लीजिएगा कैसा बनेगा। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर किसमें है? केल्विन में। अभी मैंने बोला कितनी है इनिशियली रेजिस्टिविटी? इनफाइनाइट है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी में चेंज कितना आता है? बहुत थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो ग्राफ देखना कुछ इस तरीके से, यानी कि दिख रहा है आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? इन्फिनिटी है। इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया और रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं घटी है। तो जरा एक बात देखना, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं सेमीकंडक्टर वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है। पेज पलट के देखिएगा, सेमीकंडक्टर वाला ग्राफ यहां पर किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था। बनाते टाइम पे गलती ना करें, किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। जैसे देखिएगा ये रहा, ये सेमीकंडक्टर के लिए बना रहा हूं, ऐसे स्टार्ट हुआ था और इस तरीके से गया था, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ अच्छा खासा चेंज रेजिस्टिविटी में आ रहा था। यहां पर क्या है? स्टार्ट कहां से हो रहा है? इन्फिनिटी से, और टेम्परेचर के साथ चेंज जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत छोटा सा चेंज है। तो ये कहानी हो गई आपके पास किसकी? इंसुलेटर की। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये लेक्चर तो अभी इतना बड़ा हो गया, अभी तो बहुत कुछ सीखना है हमें इस लेक्चर में, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर नंबर कौन सा आ गया? 4। अलॉयज। अलॉयज भी कई हैं, जैसे नाइक्रोम है, टंगस्टन है,
कॉन्स्टेंटन है, मैंगेनिन है। तो अलॉयज भी दो स्पेशल अलॉयज हैं इसमें, कॉन्स्टेंटन और मैंगेनिन। बाकी सब एक तरफ, ये दो एक तरफ। फिर आप बोलेंगे सर दो ग्राफ में बनेंगे, क्या करें, मजबूरी है हमारी बनाना, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो अलॉयज की बात करें, अलॉयज में क्या है, इनको स्पेशली डिजाइन किया गया है कुछ अलॉयज के लिए जो खासकर हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। ये अलॉय इसलिए डिजाइन किए गए हैं कि इन पर टेम्परेचर का कोई खास चेंज ना आए, इन पर टेम्परेचर का कोई खास चेंज ना आए, बस यही सोचकर बनाए गए हैं, यही सोचकर बनाए गए हैं। तो क्या कहानी है, नाइक्रोम एंड टंगस्टन, और एक दूसरी कैटेगरी में बना रहा हूं मैंगेनिन। ये नाम आपको याद रखना, थर्ड चैप्टर में थोड़े दिन बाद ये नाम आने वाला है, फिर मैं पूछूंगा आपसे क्यों लिया इसका, बहुत ध्यान से सुन लेना। मैंगेनिन, MANGANIN, मैंगेनिन, और कॉन्स्टेंटन। बच्चे एक बार स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना, ये हमने सही लिखी है, कुछ गड़बड़ कर दी है, थोड़ा सा एक बार चेक करिएगा। चलिए, मैंगेनिन और कॉन्स्टेंट दो कैटेगरी बना ली। क्या बोला गया कि एक कैटेगरी ये है अलॉयज की, इसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ बहुत थोड़ा चेंज आता है, लीनियर। इनमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ बहुत थोड़ा चेंज आता है लीनियरली, और इन दोनों में निग्लिजिबल, आता ही नहीं। यानी कि इन दोनों की कहानी क्या कही गई कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा। दिख रहा है आपको, बहुत थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन बहुत थोड़ी सी, बहुत कम डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर, लेकिन कर रही है। और जीरो टेम्परेचर पर कुछ थी इसकी वैल्यू। यहां पर क्या बोला गया, कॉन्स्टेंटन और मैंगेनिन के लिए इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि टेम्परेचर का लगभग, एब्सोल्युटली 100% नहीं है स्ट्रेट लाइन, इतना मैं बोल दूं, 100% स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, थोड़ी सी ऊपर की तरफ ही जाएगी, लेकिन बहुत कम। ऐसे बोल सकते हैं अपन कि निग्लिजिबल, बिल्कुल निग्लिजिबल। इसके कंपैरिजन में तो बहुत कम लग रही होगी आपको ना, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बोला गया, इनके लिए टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं, इन पे चेंज पड़ता है लेकिन बहुत थोड़ा, बहुत ही थोड़ा। तो ये हो गई अलॉयज की कहानी। ग्राफ वर्क के, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए, नाइक्रोम, टंगस्टन, मैंगेनिन और कॉन्स्टेंटन। आप चाहें तो एग्जाम में इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी दिखा सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ी बहुत चेंज होती है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल बना दिया है। चलिए, कहानी होगी छोटी सी। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन के टर्म्स में, हमें ये सीख लिया कि टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। तो मान लिया एट टेम्परेचर T इनिशियल, T इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इज R इनिशियल। ये कुछ मैथमेटिकली बातें कर रहे हैं। मान लिया कि इनिशियल T इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितनी है, R इनिशियल, ठीक है। हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, Ti से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, क्या लिखा, एट टेम्परेचर Ti प्लस dt, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज आया। ये मैं बढ़ाना जरूर, बढ़ाना बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं। रेजिस्टेंस becomes R, I मतलब इनिशियल, प्लस dr, Ri प्लस dr। ये हमने एज्यूम किया कि इतना टेम्परेचर चेंज करने पर इतनी रेजिस्टेंस चेंज हुई। तो
एक एक्सपेरिमेंट से देखा गया या कई एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो फ्रैक्शनल चेंज है रेजिस्टेंस में, तो क्या देखा गया है प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली, द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस, तो मैं लिख देता हूं, इट इज ऑब्जर्व दैट द फ्रैक्शनल चेंज इन दी रेजिस्टेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शनल चेंज क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल लिखा है वो, टू दी चेंज इन टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। कितना चेंज आया और इनिशियल वैल्यू क्या, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि dt। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जिस हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है उसी हिसाब से चेंज आती है रेजिस्टेंस में। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आया, तो मैंने क्या बोला, इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और इसको हटाया तो एक कांस्टेंट आया, वो भी ऐसा ही दिखता है, अल्फा। क्या है ये, अल्फा, एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है और dt तो पहले से चिपका हुआ था। This alpha is known as temperature coefficient. This alpha is known as temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance या temperature coefficient of resistivity, यहां तक सुन लिया आपने। ये क्या है अल्फा। अब अल्फा के बारे में खास बात, ये बहुत सीधा नहीं है, बहुत बिगड़ैल है। ये क्या है, इसको बोलते तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, अभी इसको डिफाइन भी करेंगे, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये खुद टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। लाइन सुनी आपने मेरी कि अभी 10 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू कुछ है, 100 डिग्री पर इसकी वैल्यू कुछ और होगी, और ये जो चेंज है ना इस अल्फा में, ये अलॉयज में सबसे ज्यादा होता है। किसमें सबसे ज्यादा होता है, अलॉयज में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि अल्फा की वेरिएशन जो है वो अलॉयज के केस में सबसे ज्यादा होती है। तो ये लाइन भी अपने पास लिखें। तो 2-3 बातें लिखी हमने। पहली लाइन, अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और इसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ किसमें ज्यादा होता है, अलॉयज में। तो इस लाइन को लिखेंगे, लेकिन यहां पर दिखाई नहीं देगा। आप लिख लीजिएगा, इट वेरीज सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छा खासा, विद टेम्परेचर इन केस ऑफ अलॉयज, लिख लिया। ये अल्फा की कहानी हो गई। अब थोड़ा सा मैं इधर से हटाऊंगा, यहां से देखना, मैं इस इनिशियल रेजिस्टेंस को ऊपर भेज सकता हूं, तो dr क्या बन जाएगा, dr इज इक्वल टू, अल्फा पहले से है, एक ri और पहुंच गया, ri आप समझ गए होंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू अल्फा इनटू dt। तो dr is the change in resistance, dt is the change in temperature, d अल्फा कांस्टेंट है और ri क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस। अगर मुझसे कहा जाए कि आप चेंज निकालिए रेजिस्टेंस का, अगर मैं टेम्परेचर को 10 से 100 कर दूं, यानी कि t इनिशियल से t फाइनल तक ले जाऊं, t इनिशियल से t फाइनल तक ले जाऊं, तो कितनी रेजिस्टेंस चेंज हुई, तो हम बोलेंगे, अच्छा आपको एक बात समझ में आई है, ये छोटे से टेम्परेचर के लिए है,
बड़े टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे के लिए निकाल लिया, बड़े के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं डी आर आर आई अल्फा डी टी, इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल कहां तक, टी फाइनल तक, आर इनिशियल से आर फाइनल तक। इंटीग्रेशन करना आप सभी को आता है। क्या बना, डी आर का इंटीग्रेशन आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू, यहां पर आर कांस्टेंट है। अब सुन लेना, अल्फा कांस्टेंट नहीं है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फा कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट मान लिया जाए एक छोटी सी रेंज के लिए, तो हम बोल सकते हैं, मैं अभी साइड में लिख दूंगा, क्या लिख दिया मैंने साइड में, फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर अल्फा इज एज्यूम्ड कांस्टेंट। अल्फा को कैसा एज्यूम किया है हमने, कांस्टेंट बहुत बुरी राइटिंग में लिखा है इसलिए पढ़ दे रहा हूं एक बार। फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स अल्फा इज एज्यूम्ड कांस्टेंट, और कांस्टेंट कर लिया तो इंटीग्रेशन के बाहर खींच लिया। अब यहां पर देख लीजिए क्या बन जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू, क्या बना, आर इनिशियल इंटू अल्फा, और ये क्या बन गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी अपर लिमिट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आपको दिख रहा होगा कि ये आर इनिशियल इधर जाएगा, तो आर फाइनल इज इक्वल टू, आर इनिशियल इधर गया तो क्या कॉमन मिल गया आर इनिशियल, तो आर इनिशियल कॉमन मिल गया। यहां से क्या बचा था इधर जाके 1 प्लस इस वाले टर्म से क्या बचा, अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। दिस इज योर गोल्डन फॉर्मूला। अरे बहुत खतरनाक हो गया है, क्या बना, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं इस पे, कहीं मत जाइएगा। आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या क्वेश्चन आएगा, अब यहां पे थोड़ा डरना नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा आपको बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम है, 100 डिग्री पर बताइए, और अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होगी। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। अरे बड़ा आसान हुआ क्या, 0 डिग्री पर पता है यानी टी इनिशियल पता है, 100 डिग्री पर पूछी है, टी फाइनल भी पता है, 100 डिग्री हो गया। इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर बोला 10 ओम है, तो आर इनिशियल भी पता है, 100 डिग्री पर बतानी है रेजिस्टेंस यानी आर फाइनल पूछी गई है, अल्फा पता है, कर दिया, एकदम खत्म हो गया क्वेश्चन। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, यहां से अल्फा के लिए सॉल्व करूंगा, एक फॉर्मूला बनाऊंगा, अल्फा के टर्म्स में निकालिए। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा, देखिए मैं एकदम शॉर्ट में कर रहा हूं, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ही आर आई इधर आया, तो आर एफ अपॉन आर आई 1 इधर आया, तो माइनस का हो गया आर एफ अपॉन आर आई माइनस 1। एलसीएम लिया तो क्या बचा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल। ये 1 तक की कहानी हो गई है। अल्फा के साथ क्या चिपका हुआ है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसका फॉर्मूले का यूज पता नहीं कितनी बार कर देंगे हम लोग आज के ही लेक्चर में। थोड़ा सा बुरा लग रहा है ना, और बुरा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल को क्या चेंज इन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अरे अरे लिख लेना ना, जगह ही नहीं है, दिख जाएगा शायद। क्या बनेगा, डेल्टा आर अपॉन आर इनिशियल इंटू डेल्टा टी। आप दोनों में से किसी फॉर्म में याद रखिए, आपकी मर्जी है। यहां तक की बात सीख ली है, हटा रहा हूं।
यहां से अल्फा की यूनिट बना सकते हैं अपन। क्या यूनिट बनेगी? रेजिस्टेंस है ऊपर, ओम हो गई, ये भी रेजिस्टेंस है, ओम हो गई, हम ही बोल देंगे। टेम्परेचर बचा केवल, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट खत्म हो गई, तो सिर्फ टेम्परेचर बचा। तो यूनिट क्या बन गई इसकी? क्या 1 टेम्परेचर बची? टेम्परेचर ऊपर गया तो टेम्परेचर -1। अब आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ? टेम्परेचर कोई यूनिट थोड़ा नहीं है। टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स, दोनों में से कोई एक इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो हम जनरली क्या रखते हैं, टेम्परेचर इनवर्स याद रखते हैं। हटा दें। अब इस अल्फा की वैल्यू के बारे में बात करें, एक और जरूरी बात, अब शायद न्यूमेरिकल हम लोग कल के लेक्चर में ही कर पाएंगे, बहुत देर हो गई है। वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर कंडक्टर्स। अच्छा, वैल्यू ऑफ अल्फा से मेरा मतलब है कि ये पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ये बताना चाह रहे हैं कि अल्फा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये बात बताने की कोशिश हो रही है। देख लेते हैं, वैसे तो हम इसको ग्राफ से भी देख सकते थे, फिलहाल इसी तरह से देख लेते हैं। ये इक्वेशन आप सबको दिख रही होगी। हमें कंडक्टर के बारे में ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है, पता है इतनी बात। टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि T इनिशियल से T फाइनल किया, तो रेजिस्टेंस R इनिशियल से कितनी हो गई, R फाइनल हो गई। ये यहां पर दिख रही है बातें, फॉर्मूले में भी दिख रहे हैं दोनों टर्म्स। तो जरा एक बार समझाऊंगा, अगला वाला टर्म आप खुद बोलेंगे कि मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाया तो T फाइनल माइनस T इनिशियल, क्या ये टर्म पॉजिटिव हो गया है? ज्यादा में से कम घटाया, पॉजिटिव हुआ। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस भी तो R फाइनल माइनस R इनिशियल है, यानी ये भी तो टर्म पॉजिटिव हो गया, बड़े में से छोटा घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ी, यानी कि T फाइनल भी ज्यादा है, R फाइनल भी ज्यादा है, बड़े में से छोटा घट रहा है, तो टर्म कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव टर्म अगर है तो अल्फा की वैल्यू भी कैसी हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अल्फा की वैल्यू कैसी हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। क्लियर है? अब बात करेंगे फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात करना जरा। सेमीकंडक्टर में क्या थी, एक बार बहुत ध्यान सुनना जल्दी से, आपके बहुत क्विकली। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो T फाइनल ये वाला टर्म पॉजिटिव हुआ, टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी फाइनल वाला ज्यादा है, रेजिस्टेंस फाइनल वाली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। छोटे में से बड़ा घटाया, नेगेटिव आया, तो अल्फा कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। अल्फा कैसा है, नेगेटिव है। सुन ली थी बात। दो लोग और बच गए हैं। अरे इतनी बात समझ गए हैं क्या? अब दो लोग कौन बचे हैं, फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात करेंगे, अल्फा के बारे में फिर से बात करिएगा। इंसुलेटर में याद है टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी घटती थी, थोड़ी सी रेजिस्टेंस कम होती थी। कितनी कम होती थी, थोड़ी सी कम होती थी। थोड़ी सी कम होती थी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस कम हुई, तो क्या ऊपर वाला टर्म फिर से नेगेटिव। ये आधे से ज्यादा जनता नहीं समझ रही है नेगेटिव कैसे। अरे मैंने बोला R फाइनल माइनस R इनिशियल है, फाइनल में से इनिशियल घटानी है, लेकिन फाइनल की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। कैसे, टेम्परेचर बढ़ने से। तो अगर ये वैल्यू घट गई तो टर्म कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया है। और नेगेटिव हो गया है तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा इज स्लाइटली नेगेटिव। नेगेटिव ऐसे कब से लिखने लगे अपन लोग, स्लाइटली नेगेटिव। यहां पर स्लाइटली का मतलब क्या है, स्लाइटली का मतलब है कि जीरो के बिल्कुल करीब। कितना है, जीरो के बिल्कुल करीब है, लेकिन है कैसा, नेगेटिव, यानी कि माइनस का, ऐसे हो सकता है माइनस का 0.0001 या इससे भी छोटा, या इससे भी छोटा हो सकता है, क्योंकि कितना चेंज आ रहा है,
बहुत कम चेंज आ रही है रेजिस्टेंस में। ये हो गई किसकी कहानी, स्लाइटली नेगेटिव। अब बात करेंगे फॉर, एक और बचा है अलॉयज। फॉर अलॉयज, अलॉयज की बात करेंगे तो अलॉयज में अभी भी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रही थी थोड़ी सी, यही ग्राफ बनाया था, थोड़ी सी बढ़ रही थी, लेकिन कितनी बढ़ रही थी, बहुत थोड़ी सी, और रेजिस्टेंस बढ़ रही है। इसका मतलब दोनों टर्म्स कैसे हो गए हैं, पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाला टर्म भी पॉजिटिव, रेजिस्टेंस बढ़ी तो ये भी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव हो रही है तो इसका मतलब अल्फा कितना हो गया है, स्लाइटली पॉजिटिव। स्लाइटली का मतलब नियरली जीरो, स्लाइटली का मतलब नियरली, बहुत बुरा लिखा है, नियरली जीरो, स्लाइटली का मतलब नियरली जीरो। सुन ली इतनी बात, हटा रहे हैं एक बात और। अब हालांकि एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल्स पे आ सकते हैं अपन। अभी हमने जितने भी फॉर्मूले सीखे थे उन सबको एक बार लिख ले रहा हूं, जो फॉर्मूले बने थे। क्या बना था, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक फॉर्मूला ये बना था और एक फॉर्मूला ये बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। कुछ इक्वेशन मान ली होगी आप लोगों ने, या हमें भी पता नहीं मुझे। अब मैंने अभी बोला था कि अल्फा जो था वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा था। एक कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट होती है बच्चों के दिमाग में, उसको थोड़ा सा दूर कर दें। हमने अभी बोला था कि अलॉयज के साथ अल्फा ज्यादा वेरी करता है टेम्परेचर के लिए। तो अलॉयज के केस में जब क्वेश्चन आता है, जब तक कॉपर आया, प्लेटिनम आया या कोई कंडक्टर आया, तब तक हम अल्फा की चिंता नहीं करते, हम उसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाता है कि एक अलॉय का टेम्परेचर 20 डिग्री पर इतना है, 100 पे बताइए, एक अलॉय दे देते हैं, नाइक्रोम बोल देते हैं, टंगस्टन बोल देते हैं, तो हमें कुछ सोचना पड़ता है। उस केस में एक नया तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि हम एक रेफरेंस टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। थोड़ा सा एक बार सुनेंगे, बात समझ में आ जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा, आपको बस लास्ट में फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या बोला मैंने, इन केस ऑफ अलॉयज, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अलॉयज के केस में we consider a reference temperature T naught equals to 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक रेफरेंस टेम्परेचर सेट करते हैं, चाहे हो या ना हो, हम एक रेफरेंस टेम्परेचर सेट करते हैं और इसके रेस्पेक्ट में चेंजेस निकालते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 40 डिग्री सेल्सियस पर एक रेजिस्टेंस है और 100 पे पूछी गई है, तो हमारे टी फाइनल और टी इनिशियल 40 और 100 नहीं होने वाले। अभी हम जब भी कैलकुलेशन अलॉयज के केस में करेंगे तो हमेशा टी इनिशियल को क्या मान के चलेंगे, 0 डिग्री एक रेफरेंस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया करेंगे, बिकॉज इसका अल्फा वेरी करता है। तो एक टेम्परेचर हम रेफरेंस वाला लेते हैं, तब जाके सॉल्व करते हैं। जरा देखिए कैसे। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं 2 सिचुएशन। कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक तो टेम्परेचर और एक रेजिस्टेंस। T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है R1, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है R2, और ये सब हमने दिया है समेट। एक गोल्डन फॉर्मूला बनेगा और बहुत कंफ्यूजन है, आंसर नहीं मिलेगा अगर ये नहीं सीखे तो। अभी T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 है, T2 पर R2 है, और इनमें से कोई एक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो हम क्या करेंगे,
हर बार एक बार T1 को इनिशियल रेफरेंस के साथ लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार T2 को रेफरेंस के साथ लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बोला, फॉर T1 एंड T0। इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस मान ली हमने कितनी है, R0। वी कंसिडर ए रेफरेंस टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। T0 को मान लिया रेफरेंस टेम्परेचर और उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितनी मान ली है, R0 है। तो पेयर बना के सॉल्व करना है। तो जरा देखना, R फाइनल इनिशियल किसको लेना है, रेफरेंस टेम्परेचर को। तो R फाइनल का मतलब क्या हुआ, T1, हमारे T1 और इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हुआ, R फाइनल यानी कि R1 इज इक्वल टू, R इनिशियल कौन हो गया, R0 1 प्लस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल कौन है, T1 माइनस T इनिशियल कौन है, T0, और T0 कितना है, 0। T0 कितना है, 0। 0 है तो खत्म कर दिया। तो क्या बचा, अल्फा T1। सिमिलरली फॉर T2 एंड T0। अब की बार किसके लिए लिखेंगे, T2 और T0 के लिए लिखेंगे। शायद आपको दिख जाएगी ये लाइन। तो क्या बनेगा, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस यानी कि कौन से टेम्परेचर पर, T2 पर कितनी है, R2। R2 इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, T2, इनिशियल कितना है, 0। तो ये दो इक्वेशंस बन गई 1/2। हमें R1 या R2 में से कोई एक पूछी जाएगी या फिर T1 T2 में से कोई एक पूछी जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, एक गोल्डन फॉर्मूला मिलेगा हमें। ये आपने नोट कर लिया है आई होप। वन डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमें क्या मिलेगा, R1/R2 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो देखना R0 से R0 खत्म, क्या बचा, 1 प्लस अल्फा T1/1 प्लस अल्फा T2। ये एक बहुत गोल्डन फॉर्मूला है। किस केस में, अलॉयज के केस में। अलॉयज के केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं रेजिस्टेंस का चेंज निकालने के लिए। सुन लिया है। अब हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल का सेक्शन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसका बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। और एक बात और, आप इस लेक्चर के बाद एक बात कमेंट करके बताइएगा कि क्या एक दिन का ब्रेक चाहिए इतना सब पढ़ने के लिए या फिर कंटिन्यू कल भी एक लेक्चर आना चाहिए। समझ गए? कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।